ओके, हेलो टू ऑल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जो मेरे पार्ट पर मुझे देने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये वीडियो स्पेसिफ़िकली थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, ये हम सब के लिए है। बाहर वाले अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी पर स्पेसिफिक जो सिलेबस होगा कवर यहाँ पर वो हमारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का होगा। दूसरी बात, ये वीडियो जो है ये देखने से पहले आप मेरा पहले वाला वीडियो देखें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसमें दे रखा है, तो आप वो वाला पहले चेक करें कि ये वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ। ओके, हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है जो मैंने बताया था कि रिसर्च मेथडोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जो क्लास में डॉक्टर ममता जैन मैम ने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। पहली बात कि इस सब्जेक्ट के लिए बुक कौन सी रेफ़र करनी है। वैसे ये ऑलरेडी ग्रुप पर शेयर है, CR कोठारी, जिसकी PDF भी तीनों ग्रुप पर, ऑफिशियल ग्रुप पर मैम ने शेयर कर दी थी और बाकी के जो दोनों ग्रुप है वहाँ पर मैंने शेयर करी हुई है। तो वही एक बुक है जो इंग्लिश में है प्रॉपर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बुक अवेलेबल होगी, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन क्लास में जो मैम पढ़ा रही है वो 100% CR कोठारी को रेफ़र करके ही क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्लास लेते वक्त साथ में अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, जहाँ पे भी आप क्लासेस लेते हैं, आप उसको ओपन करके साथ में रेफरेंस ले सकते हैं। पर और ये जो वीडियो है ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है, मुझे किसी टीचर ने नहीं बोला और ना ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। ये एक नॉर्मल सा वीडियो है ताकि जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट यूनिट छूट चुका है वो यहाँ से देख कर, और वैसे तो आप मैम से भी पूछेंगे तो मैम आपको बता देंगे, पर एक रिवीजन टाइप हम यहाँ पे कर सकते हैं उसका, ताकि कल से जो, और मैं बता दूं कि आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई है, उसका एक पार्ट भी हो चुका है, उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल से मैडम हमको कंटिन्यू पढ़ाएगी। तो ये क्लास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये क्लास मेरी तरफ से एक छोटा सा एक एफर्ट है जो हमको, मैं खुद भी रेगुलर क्लास में भी पढ़ता हूँ, तो आप सब भी कोशिश करें कि आज इस क्लास का यूज़ लेकर एक बार सब्जेक्ट से थोड़ा फेमिलियर होकर, जो हमारा छूट गया है वो होने के बाद आप कल से वापस से रेगुलर क्लासेस में अपनी अटेंडेंस दें और प्रेजेंट रहें। क्योंकि अब मैं सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ। रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसका मैं पहले इम्पोर्टेंस बताता हूँ आपको। देखो, जैसे मुझे लगता है कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद BCom BBA या हो सकता है आप कोई दूसरी स्ट्रीम से हो, हम MCom मोस्टली तभी करते हैं जब आगे जाकर हमारे को PhD या लेक्चरर या MPhil, है ना, मतलब अल्टीमेटली वी वांट टू बी अ लेक्चरर इन यूनिवर्सिटीज़। ओके, प्रोफेसर वाली लाइन में जाना है, तभी हम MCom करते हैं। ओके, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है फर्दर एजुकेशन के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी, हमने अभी तक कई सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं अपनी लाइफ में बचपन से लेकर, जिसमें नाम नहीं लूँ तो ही चलेगा, मतलब हम सबको पता है हमने कितने तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी जो सब्जेक्ट है, RM, हम इसको RM बोलेंगे अब से, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बाकी सब्जेक्ट से बहुत अलग है। अलग कैसे है? ये बड़ा ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आपको लर्न नहीं करना, रटना नहीं है, ना इसमें कोई मैथ्स आनी है, ना इसमें कोई फिगर्स आने हैं जिसमें हमको कैलकुलेशन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये थर्ड सेमेस्टर तक की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही प्रैक्टिकली बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड, हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। कैसे? देखो, जिन लोगों को आगे जाके PhD करनी है, लेक्चरर बनना है, बनना है, प्रोफेसरशिप में जाना है, वो लोगों को अपने को आगे जाके थीसिस देनी पड़ती है PhD करने के लिए। तो यही सब्जेक्ट है जो थीसिस करने में हमारे सबसे हेल्प करेगा, मतलब कि रिसर्च करनी पड़ेगी हमको, तभी हम थीसिस लिख पाते हैं, रिसर्च पेपर लिख पाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जिनको नहीं करना तो पढ़ना तो भी पड़ेगा, है ना, एग्ज़ाम तो देना ही है, तो उस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा हम वक्त इसमें हमारा मतलब वो नहीं करके सीधा मैं सब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ। ओके गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट रिसर्च मेथडोलॉजी। मैंने पहले सोचा था कि मैं नोट्स बना दूँ MS वर्ड पे, शॉर्ट नोट्स। वैसे मेरे पास हैंड रिटन थोड़े बहुत बने हुए हैं पहले के,
क्योंकि ये आप लोगों को याद हो तो क्यूटी के अंदर भी हमारी एक यूनिट थी, 3rd यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें भी थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आया था। तो पर मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और मुझे आज ही वीडियो डालना है, क्योंकि मैं ये वीडियो डालने के पीछे का लॉजिक ये है कि आप लोग कल से जो क्लासेस है, मतलब कल से नहीं, मतलब मंडे से आप क्लासेस को ज्वाइन कर लें। ओके, तो आप सभी लोग सिलेबस आपके पास होगा, ग्रुप पे शेयर है, नहीं तो आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 5 हमारे टॉपिक है। सिंपल कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च के टाइप्स क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है और रिसर्च का प्रोसेस क्या है। ये 5 बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट कवर कर रही है। और जैसा भी हमको पता है कि फर्स्ट यूनिट जो होती है वो एक बेसिक, बस एक बैकग्राउंड डेवलप करने के लिए होती है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। आप लोग साथ में अपनी CR कोठारी की जो PDF है आप वो खोल लो अपने फ़ोन में, और या फिर आप ये वीडियो अपने लैपटॉप पे चालू करके आप फ़ोन में खोल सकते हो, या फिर अभी आप एक बार सुन लो और बाद में आप CR कोठारी में रेफ़र करना, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ जैसे क्लास में डिस्कस हुआ था। और मैं अपनी जो PDF है जो एक शॉर्ट में बनी हुई है इस फर्स्ट यूनिट के हिसाब से, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका PDF, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसमें थोड़ा शॉर्ट में करा हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, रिसर्च का मीनिंग। रिसर्च का मीनिंग देखो, इसके लिए एक प्रॉपर एक डेफिनेशन अगर आपको लर्न करनी है तो बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे ऑथर्स की एक डेफिनेशन है, जैसे ग्रुप में भी किसी ने शेयर करी थी, तो आप वहाँ से वो लर्न कर सकते हो। पर समझने के हिसाब से अगर हमको जाना है तो मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि रिसर्च का मतलब होता है, इट इज़, तो इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ अ सिस्टमेटिक सिंक्रोनाइज्ड पीरियोडिक प्रोसेस। अब इनका मतलब क्या हुआ? सिस्टमेटिक का मतलब है कि भाई एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलने वाला चीज़, सिस्टम, मतलब ऐसे डायरेक्टली हम लोग अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेंगे, सिस्टमेटिक फॉर्म में हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया। सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस का मतलब होता है कि हर स्टेप अपने आप में को रिलेटेड रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, देन पीरियोडिक प्रोसेस, क्योंकि रिसर्च को करने में लगता है टाइम। रिसर्च कैन बी डन इन अ ईयर, इन 2 years, इट कैन ऑल्सो टेक 5 years और इट कैन टेक अ डिकेड, 10 साल भी लग सकते हैं बहुत बार। तो क्या होता है कि रिसर्च को करने में टाइम लगता है पूरा, तो इसलिए पीरियोडिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये हो गया, इट इज़ अ सिस्टमेटिक सिंक्रोनाइज्ड पीरियोडिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, अब अपन ने जितने भी तरह के अपने को पता है ना, जैसे वर्ड्स में बोलूँगा आपको सबको क्लिक होगा। इट इंक्लूड्स साइंटिफिक, इट इंक्लूड्स मैथमेटिकल, इट इंक्लूड्स social science, it includes psychology, it includes physiology, it includes sociology, it includes finance, it includes all these fields जो हमने डिफरेंट पढ़ी है। तो इसको बोलेंगे इट इंक्लूड्स मैथमेटिकल, साइंटिफिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फाइनेंशियल, ठीक है, टूल्स विच आर मेड और विच आर यूज्ड इन सच अ वे, उनको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मेन पर्पस क्या है रिसर्च का? टू अनकवर द हिडन ट्रुथ या अनकवर द हिडन फैक्ट या रिवील द हिडन फैक्ट या ट्रुथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत समझने वाला वर्ड है, क्योंकि आप जब CR कोठारी भी रेफ़र करेंगे उसमें बार बार इसी वर्ड को समझाने के लिए अलग अलग फ्रेजेस यूज़ करे हुए हैं। जैसे मैं बताता हूँ, CR कोठारी में लिखा हुआ है, इट इज़ अ voyage of discovery, it is a journey of discovery, it is efforts to gain any branch of knowledge। ठीक है, ये CR कोठारी का वर्ड है। और it is a contribution to the existing stock of knowledge making from its advancement। तो देखो मैं इसको बहुत ईजी वे में समझाता हूँ, क्योंकि अपने को इसको लर्न नहीं करना है, तो समझने वाली चीज़ है। देखो मैं पहले कोई बहुत बारीक सी लाइन डिफ्रेंसिएशन करना चाह रहा हूँ। जो भी हमारे ये साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, ये लोग इन्वेंशन करते हैं। इन्वेंशन मतलब, इन्वेंशन किस चीज़ का होता है? जो चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता, जो चीज़ है नहीं, उसको इन्वेंट करा गया, मतलब उसको खोजा गया है, निकाला गया है, उसको मतलब वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, वो होता है इन्वेंशन करना। ठीक है, ये साइंटिस्ट करते हैं हमारे। पर जो रिसर्चर होता है, ठीक है, तो रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज़ नॉट एन इन्वेंशन, इट इज़ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ एन इंक्वायरी। ठीक है, इट इज़ अ सर्च।
मतलब कि कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पर हम उसको इस तरह से उस पर काम करेंगे, उसको इस तरह से सर्च करेंगे, उसको इस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो चीज़ नॉर्मल दिख रही है उसकी डेप्थ में जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ क्यों है, किस लिए है, कैसे है। ठीक है, तो इसका एक जो वर्ड था ना, इंपॉर्टेंट वर्ड था, अनकवर द हिडन ट्रुथ, वो नॉलेज, वो फैक्ट, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम लोग रिसर्च कर उसको अनकवर करेंगे, उसकी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को जो कि ऐसे नहीं समझ में आ रहे, ऐसे नहीं दिख रहे, वो तभी समझ में आएंगे जब हम डिटेल में उसके बारे में रिसर्च करेंगे। एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। हम सबको पता है कि कोरोना है, कोरोना को कोई इन्वेंट नहीं कर सकता, कोरोना है, एनवायरनमेंट में है। तो अब कोरोना के ऊपर जब रिसर्च होगा, लगेगा टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल, तो रिसर्च होने के बाद ये तो सबको अभी से पता है कि कोरोना है, तो इसमें तो कोई नई चीज़ कोई बताएगा नहीं, पर रिसर्च करने के बाद जब अपनी कोई भी रिसर्च रिपोर्ट देगा तो उसमें ये बताएगा कि कोरोना किस वजह से हुआ था, उसको किस तरह से वो मतलब किस तरह से इतना फैला, ठीक है, कहाँ चाइना से स्टार्ट हो गया पूरे वर्ल्ड में फैल गया, कैसे फैला, फिर उसको किस तरह से रोका गया, क्योंकि थोड़े दिन में भी कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, ठीक है, और प्रिकॉशंस अपन ले रहे हैं, तो किस तरह से उसको रोका गया। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिना रिसर्च के पता नहीं लग सकती। तो ये होता है रिसर्च का मीनिंग, बहुत सिंपल, आप बुक से रेफ़र करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग के बाद अब मैं चल रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को थोड़ी बोरियत होने लग जाती है, इसलिए। सेकंड हम लेते हैं कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्यों करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ऐसे प्राइमा फेसी देखा जाए, प्राइमा फेसी मतलब ऊपरी तौर से देखा जाए, मोटा मोटी, तो यही है, टू अनकवर द हिडन ट्रुथ, जो ऑलरेडी एक नॉलेज है, एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कुछ एडिशन करना, उसका इस तरह से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है कि हम उसका एक नया एस्पेक्ट हम लोगों के सामने ला सकें, वो होता है रिसर्च का मतलब। पर अपनी बुक के अंदर अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज चलना है तो ओके, वेट अ मिनट। जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है ऑब्जेक्टिव का, ये पेज नंबर 2 है अपने फर्स्ट चैप्टर का बुक का, इसमें सिंपल ये बात लिखी हुई है कि इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है, टू फाइंड आउट द ट्रुथ विच इज़ हिडन, ये जो मैंने पहले बोला अनकवर द हिडन ट्रुथ, ये पर इसमें इसको 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑब्जेक्टिव को। वो ब्रॉड कैटेगरी क्या है, बहुत ईजी है। पहला कि किसी भी चीज़ के फिनोमिना को जानने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ से फेमिलियर होने के लिए हम रिसर्च करते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करोगे, ठीक है, जितना आप उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, जितना उसके बारे में पढ़ोगे, जितना उसके बारे में सर्च करोगे, उतना ही आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाओगे। फेमिलियर मतलब आपको वो चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होगी। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, कि किसी भी चीज़ के बारे में फेमिलियर होने के लिए, उसका फिनोमिना जानने के लिए, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन ग्रुप। इसका क्या सिंपल सा मतलब ये है कि देखो, मुझे कोरोना के ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है, और मुझे लोगों को अल्टीमेटली ये बताना है कि कोरोना क्यों फैला, ठीक है, लेकिन अब अभी ब्लफ तो कोई भी कर सकता है, ब्लफ मतलब अनशन तो कोई भी बोल सकता है ना। जैसे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वो चमगादड़ की वजह से फैला, उसका कंजम्पशन करने की वजह से। कोई बोल रहा है कि किसी एक पर्सन को हो गया था, उसने सबको फैला दिया, मतलब ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हो सकती है। पर सच्चाई क्या होगी, जो एक्यूरेट आंसर क्या होगा वो तभी पता लगेगा जब उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होगा, वो जो प्रूव होगा रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च जो होता है वो हमको ये बताने, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी बंदा रिसर्च करेगा, वो रिसर्च करने के बाद उस पर्टिकुलर चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली या बिल्कुल अप्रोप्रिएटली या बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर सकता है। पोर्ट्रे का मतलब होता है कि अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कर सकता है सामने वाले को कि भाई ये चीज़ इस वजह से हुई थी। तो जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, आप किसी भी चीज़ के बारे में एक्यूरेटली पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने के पीछे का, कि रिसर्च को इसलिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा, किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए, जैसे मान लो अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल है कि अब इंडिया के अंदर भी जगह जगह पे बहुत सारे अर्थक्वेक हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे दिल्ली साइड है, सूरत में थोड़े दिन पहले अर्थक्वेक आया था, मतलब माइन्यूट से झटके आ रहे हैं।
तो अब हमको ये जानना है कि अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी क्या है, अर्थक्वेक हफ्ते में कितने दिन अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर एक दिन में कितनी बार आ रहा है, या महीने में कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार। तो उसके लिए आपको उस चीज़ के पहले ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बाद ही आप एक पॉइंट तक पहुँच पाओगे जहाँ पे आप अपना कितना उसका फ्रीक्वेंसी है पता कर पाओगे और एक्सप्रेस कर पाओगे लोगों को, ताकि लोगों को पता लग पाए, आपके रिसर्च से लोग बाग हेल्प ले पाए समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो भी अपना ये नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड जो अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के, जो इसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो अपने को फिर ये रिसर्च करने के बाद ही हमको ये बताते हैं कि जैसे हमने क्लाइमेटिक का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये तूफ़ान आने वाला है, ये सब साल में 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, ऐसे साइक्लोन आने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो ये सब रिसर्च के बाद ही पता लगता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की हो सकती है। और लास्ट है टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हाइपोथेसिस क्या होती है हम आगे समझेंगे डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने पढ़ा हुआ भी है क्यूटी के अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इसका सिंपल ये मतलब है कि किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन समझने के लिए हमको रिसर्च करनी पड़ेगी उनको, ताकि हम ये पता कर पाए कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो ये था हमारे 4 ऑब्जेक्टिव, बहुत सिंपल मीनिंग हमने देख लिया। सिंपल एक लाइन में मीनिंग का मतलब होता है टू अनकवर द हिडन ट्रुथ बाय यूजिंग डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइंस, लाइक मतलब साइंटिफिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फाइनेंशियल, हर तरह के मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स टू अनकवर द हिडन ट्रुथ। ऑब्जेक्टिव हमने देखा 4, मेजर ऑब्जेक्टिव यही था, और 4 ऑब्जेक्टिव के हेड अपन ने देख लिया कि पहला कि किसी भी चीज़ के बारे में फैमिलियर होने के लिए, उसके फिनोमेना के बारे में जानने के लिए रिसर्च करना पड़ता है। दूसरा कि किसी भी चीज़ के बारे में अपना एक्यूरेट एक पोर्ट्रे करने के लिए, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। तीसरा किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो पता करने के लिए उस टॉपिक के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और चौथा कि किसी दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, बहुत ईजी, आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड, अब मैं जा रहा हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स तो नहीं बोलता, इटैलिक में बहुत सारे वर्ड्स मतलब फ्रेजेस दे रखे हैं अपनी बुक के अंदर, CR कोठारी के अंदर। सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहा मैं, एक एक जैसे मेरे को रैंडमली याद आता जा रहा है मैं जा रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च की, जो डेफिनेशन है वो एक तो इम्पोर्टेंस भी आ गई कि अनकवर द हिडन ट्रुथ, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पता करना जो है, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता करना जो नॉर्मली नहीं पता लगेगी किसी को भी, वो रिसर्चर को ही पता लग सकती है। तो इसके लिए क्या क्या 4-5 पॉइंट है। पहला पॉइंट था कि जो इकनॉमी है, इंडिया एक इकनॉमी है। ठीक है, इंडिया इज़ अ मिक्सड इकनॉमी, हम कैपिटलिस्टिक भी है, सोशलिस्टिक भी है। रशिया है वो पूरी सोशलिस्टिक इकनॉमी थी पहले, अभी मुझे पता नहीं है। US है वो कैपिटलिस्टिक इकनॉमी है। तो एक पूरी जो इकनॉमी है, इकनॉमी के अंदर रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हर एक इकनॉमी की जो रिसर्च होती है, मतलब रिसर्च जो होता है वो हर एक इकनॉमी को जानने में बहुत हेल्प करता है कि वो इकनॉमी किस तरह से फंक्शन कर रही है। तो एक पहला पॉइंट था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च या इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च या यूज़ ऑफ रिसर्च इज दैट कि एक इकनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च करना। ठीक है, दूसरा कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती है, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करती है फॉर ए इकनॉमी। ठीक है, अब गवर्नमेंट की इतनी सारी मिनिस्ट्री है, हमको पता है HRD मिनिस्ट्री है, हमको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमको पता है कि हमारी डिफरेंट हेल्थ मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये लोग अभी जैसे कोरोना के केस में तो अभी फिर ICMR एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेंट्रल का। तो क्या होता है कि जब वो लोग अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, पॉलिसीज़ को फ्रेम करेंगे तो उसके पीछे का जो बेस होता है ना, जहाँ से वो फैक्ट लेते हैं, डेटा को लेते हैं, जिस डेटा को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग अपनी पॉलिसी को फ्रेम करते हैं, वो पॉलिसी जिस डेटा को बेस मान के करी जाती है फ्रेम, वो डेटा कहाँ से आता है? वो रिसर्च से आता है। रिसर्च हम लोग करते हैं, रिसर्च करके हम कुछ फैक्ट्स या फाइंडिंग्स निकालते हैं किसी चीज़ के बारे में, उससे डेटा जनरेट होता है, डेटा के बेसिस पे फिर एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस होने के बाद फिर इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, और उसके बेसिस पे फिर वो डेटा जो होता है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए। तो ये सेकेंड पॉइंट था सिग्निफिकेंस का। तीसरा पॉइंट है सिग्निफिकेंस का जो है वो ये है कि वेट अ मिनट,
या कि रिसर्च जो हेल्प करती है, हाँ, रिसर्च अपने बिजनेस और इंडस्ट्री में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। क्यों? क्योंकि यार सबको पता है कि जैसे इंडस्ट्री क्या क्या हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, मेडिसिन की, ठीक है, दवाइयों की। फिर हमारी इंडस्ट्री और क्या क्या हो जाती है, हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स आइटम, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, हमारी डिफरेंट इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री हो गई। तो हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस के लिए रिसर्च ज़रूरी है। हमको पता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो बिजनेस या इंडस्ट्री अपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो भी पॉलिसी फ्रेम करते हैं, ये डिसाइड करना है कि किस प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, कब उसको मार्केट से हटाना है, उसकी क्या प्राइसिंग होगी, उसका क्या टारगेट कस्टमर होगा, क्या टारगेट ग्रुप होगा, क्या टारगेट एज होगी, इन सब के लिए पहले कंपनीज रिसर्च करती है। रिसर्च में बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करती है। फिर उन रिसर्च के बेसिस पे वो अपना चीज़ों को आगे प्लान करती है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, आपने फैक्ट्री खोल दी, आपने ये पहले रिसर्च ही नहीं करा कि प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो फिर फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपको हैवी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस में रिसर्च का इंपॉर्टेंस है। तो तीसरा इंपॉर्टेंस हमने या सिग्निफिकेंस हमने रिसर्च का देखा इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए, ओके। एक और है कि हाँ, सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में किसी तरह का एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। जैसे भाई कास्ट, रिलीजन, कलर, क्रीड, इनके बेसिस पे कोई दंगे होना, ठीक है, अपने जेंडर के बेसिस पे जो दंगे होते हैं या लड़ाइयाँ होती है, तो ये होता है सोशल प्रॉब्लम। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट कौन होता है? वो लोग जो सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, डिटेल में लोगों के बारे में जानना चाहते हैं उनके सोशल एस्पेक्ट्स के बेसिस पर, ठीक है। तो वो लोग रिसर्च को यूज़ करके सोसाइटी का एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर, और फिर वो अपना एक थ्योरी या कुछ भी अपना जनरेट करते हैं सोसाइटी के बारे में या सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, उनके सोल्यूशंस के बारे में। तो ये एक रिसर्च का फोर्थ सिग्निफिकेंस हो गया, ओके। इसके अलावा इन एडिशन 4-5 और दे रखे हैं। ये बहुत सिंपल है। जैसे कोई स्टूडेंट है, मैंने बताया था कि एमकॉम के बाद पीएचडी करेंगे, पीएचडी में रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक तरीके का सब्जेक्ट है, तो इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें दे रखा है कोई प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मतलब ऐसा पर्सन जो रिसर्च फील्ड में जाके प्रोफेशन के अंदर एंटर हो गया, मतलब वो रिसर्चर बन गया, मतलब वो गवर्नमेंट एजेंसी में काम करता है एज ए रिसर्चर, वो में भी प्राइवेट उसका खुद का रिसर्च का क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। तो वो एक प्रोफेशनल की तरह रिसर्च को अपने डे टू डे अर्निंग को कमाने के लिए, लाइवलीहुड को कमाने के लिए, अपने जीने के साधन को कमाने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए रिसर्च को यूज़ कर रहा है। तो वो हो गया अपना प्रोफेशनल के केस में रिसर्च का इम्पोर्टेंस, ओके। वेट अ मिनट, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओके, जितना मुझे याद आ रहा है मैं बता देता हूँ। और एक था कि जो भी एनालिस्ट्स होते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि एक तरह से रिसर्चर ही हो गए, तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी जनरलाइजेशन थ्योरीज जनरेट करने के लिए। जनरलाइजेशन थ्योरी क्या होती है? जैसे हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, जैसे हमने फेयोल का पढ़ा है, हमने टेलर पढ़ा है, हमने और भी लोगों को पढ़ा है, ठीक है, कीन्स की थ्योरी पढ़ी है जो इकोनॉमिस्ट है। तो ये लोग ऐसी थ्योरीज जनरेट करते हैं जनरलाइजेशन में। जनरलाइजेशन का मतलब कि सामान्य तौर पर जो सभी लोग के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। जैसे डिमांड की थ्योरी है तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, प्राइस राइजेस डिमांड विल फॉल, है ना। तो ये लोग ये थ्योरीज देने से पहले रिसर्च करता है, ये इसका एक इम्पोर्टेंस है इन लोगों के लिए। एक पॉइंट और है, मुझे मेरा लैपटॉप थोड़ा दिक्कत दे रहा है। जो लास्ट है वो ये है, जो हाँ, जो फिलोसोफर्स है, जो थिंकर्स है, वो लोग रिसर्च को यूज़ करते हैं अपनी फ़िलोसफी देने से पहले, ठीक है। और लास्ट जो लिटरेरी मैन या वुमेन है। लिटरेरी मैन या वुमेन कौन होता है? कि भाई जो इन लोगों का लाइफ का यही ऑब्जेक्टिव है कि वो उनको मतलब
दिन भर पढ़ने की आदत है, मतलब वो नई नई चीज़ों को रीड आउट करते हैं, लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं दिन भर, ठीक है, या खुद की पर्सनल लाइब्रेरी है, तो वो लोग लिटरेरी मैन या वुमेन होते हैं। मतलब कि वो लोग चीज़ों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना, ठीक है। तो वो लोग भी रिसर्च को यूज़ करते हैं। वो रिसर्च को कैसे यूज़ करते हैं, वो लोग जितना रिसर्च करते हैं ना, उनको नए आइडिया, नए थॉट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो और अपनी लिटरेचर को एनहांस करते हैं, ग्रूम करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये सिंपल से था सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। हमने देखा मेजर गवर्नमेंट को हेल्प करती है पॉलिसी फ्रेम में, बिजनेस इंडस्ट्री को हेल्प करती है उनकी पॉलिसीज़ बनाने में। हमने देखा सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं उनको सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। फिर कुछ पर्सनल हमने देखी कि कोई स्टूडेंट है PhD का, उसके लिए हेल्पफुल है। कोई प्रोफेशनल है जिसने रिसर्च को अपना प्रोफेशन बना रखा है, उसको कमाने में हेल्प करेगा। कोई ऐसा एनालिस्ट है या टेक्नीशियन है जिसको किसी को थ्योरी देनी है, जनरलाइजेशन थ्योरी, तो वो उसको बेस मान के, रिसर्च को बेस मान के करेगा। कोई ऐसा थिंकर है जो इसको नए आइडिया, नए थॉट्स चाहिए, कोई लिटरेरी मैन है, तो वो लोग, या फिलोसोफर है, वो लोग रिसर्च को यूज़ करके अपने आगे की काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सिग्निफिकेंस। अब हमारे 3 टॉपिक हो गए, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक है टाइप्स ऑफ रिसर्च और एक है हमारा रिसर्च का प्रोसेस। देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो बहुत सारे तरह के रिसर्च है, अराउंड 20 के आसपास आपको नाम बुक में मिल जाएंगे। मेरे पास इसकी लर्न करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं अभी नहीं बता रहा, आप लोग एक बार पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च वाला जो टॉपिक है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। बुक के अंदर जो है पेज नंबर 2 जो है फर्स्ट चैप्टर का, उसका लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो पेज नंबर 2, 3, 4 तक चल रहा है। आप लोग एक बार उसको रीड करने की कोशिश करो। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा इजी लैंग्वेज, तो आप नेट पे देखो कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है। प्रॉब्लम आती है तो एक बार मैम से पूछो, मैम ऐसे समझा देगी अच्छे से, क्योंकि मैंने भी मैम से समझा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, इनको नाम याद करने की जो ट्रिक है, मैं अपने नॉर्मल ग्रुप पे उसको डाल दूंगा, मतलब वैसे वर्बल नहीं है, वो रिटन ट्रिक है, मैं नॉर्मली शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने जो ग्रुप बना हुआ है उस पर, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ उसके लास्ट टॉपिक पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी तक आपने अगर ढंग से ध्यान से नहीं सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाला जो टॉपिक है रिसर्च का प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। और ये बहुत ईजी भी है, क्योंकि इसमें आपको लर्न नहीं करना। इस सब्जेक्ट में मैंने बताया था कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बस लॉजिक लगाना है, अपने आसपास देखना है, चीज़ों को इमेजिन करना है, उनको मतलब आपस में जोड़ के देखना है, तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। रिसर्च का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आपको पहले बता दूँ कि अपने जो CR कोटा है इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, तो वो वैसे मैम ने क्लास में डिस्कस करा है, पर वो अपने सिलेबस में ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। जैसे रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, सॉरी टेक्निक एंड मेथडोलॉजी में। फिर एक हमारे इसमें है कि गुड रिसर्च डिज़ाइन कैसी होती है, या इफेक्टिव डिज़ाइन कैसी होती है, ये सब है, एक बार आप रीड कर सकते हो। नहीं समझ में आता तो आप मैम से पूछो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप बोलो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। हम अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अब लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारा रिसर्च का प्रोसेस, बहुत ईजी है। देखो 10 पॉइंट है मोटा, ठीक है, और 10 के 10 पॉइंट जो है, पहले मैं आपको पॉइंट लर्न कराऊंगा। पॉइंट लर्न होने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको पता है प्रोसेस क्या है। और बहुत अच्छी बात यह है कि आगे के जो भी चैप्टर है ना हमारे यूनिट, वो इसी रिसर्च प्रोसेस का अलग अलग जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं ना, उन्हीं को डिटेल में अपने को पढ़ना है। तो एक अपनी तरफ से एक फाउंडेशन है, एक बेस है आने वाली यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें 10 स्टेप है, साथ में आप मेरे साथ में आप लर्न करने की कोशिश करना। पहला होता है आइडेंटिफाई या डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। देखो हमको किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, पहले टॉपिक तो डिसाइड करें भाई कि आप रिसर्च किसके ऊपर कर रहे हो। मुझे कोरोना के ऊपर रिसर्च करना है, मुझे किसी और टॉपिक पॉवर्टी के ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, एक कि रिसर्च किसके ऊपर करना है। अब ये जो टॉपिक है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, ये बेसिकली सेकंड जो यूनिट है ना, उसका पहला पार्ट है, जो आज की क्लास में मैडम ने डिस्कस करके ख़त्म कर दिया। तो उसके लिए मैं अलग से मैं लूँगा अगला लेक्चर, जो कि सेकंड यूनिट से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है। तो अभी आपने खाली ये लर्न करना है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सिंपल समझने के लिए इतना लर्न करो, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी कि रिसर्च किसका करना है, तो रिसर्च स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। ये
फिर सेकंड आता है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को तो पॉवर्टी के ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी पहले बहुत रिसर्च हो चुकी है। अब जैसे आप पॉवर्टी के ऊपर रिसर्च करने जाऊँगा ना मैं, तो मैं अकेला नहीं होगा, ऐसे मेरे से पहले हज़ारों लोगों ने पॉवर्टी के ऊपर रिसर्च कर रखा होगा। पर हमने रिसर्च की मीनिंग में एक चीज़ पढ़ी थी कि रिसर्च का ये मतलब होता है कि टू डू सम एड ऑन टू द एग्जिस्टिंग थिंग्स, मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पर आपको उसमें कुछ नया ऐड करना है, ठीक है, नया एडिशन लाना है रिसर्च करके। कोई ऐसी चीज़ जो है पर पता नहीं है लोगों को, वो निकाल के बतानी है, ठीक है। तो पॉवर्टी के ऊपर हज़ारों लोगों ने रिसर्च कर रखा है, उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च, अपनी रिपोर्ट्स बना रखी होगी, किसी ने बुक लिख रखी होगी, किसी ने अपनी मैगज़ीन पब्लिश कर रखी होगी, किसी ने न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल दिया होगा। ऐसे बहुत सारे हज़ारों आर्टिकल्स, हज़ारों कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है, नेट पर मिल जाएंगे, लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। तो इसको बोलता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि किसी टॉपिक के बारे में क्या क्या अवेलेबल डेटा है ऑलरेडी जो है, आप पहले उसको गो थ्रू करो, उसको आप पढ़ो, जाके डीप में समझो कि उसके बारे में अभी तक लोगों ने क्या क्या कर रखा है। उससे दो बेनिफिट मिलता है। पहला, हमको ये पता लगता है, एक तो हमको उस चीज़ का बेसिक पता लग जाएगा, छोटा छोटा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हम जो करने जा रहे हैं वो उसके बारे में लोगों ने क्या क्या पता कर रखा है, तो हमारे लिए थोड़ा हेल्प करता है उस चीज़ को समझने में। और दूसरा, ये पता लगाने में हेल्प करता है कि अभी तक उस पर क्या क्या काम हो गया, क्योंकि हम वो काम तो वापस रिपीट नहीं कर सकते, वो काम रिपीट करेंगे तो हमारी क्या रिसर्च हुई, हमको उसके अलावा कुछ करना है, तो वो ज़रूरी है। पहले आप ये देखो कि अभी तक काम क्या क्या हो चुका है, ठीक है। ये हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कहाँ से कर सकते हो आप? लाइब्रेरी से कर सकते हो। लाइब्रेरी में बुक्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, आपके ऑनलाइन है, आपके पास किसी का रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हमारे पास सोर्सेज होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद जो अगले जो 2 पॉइंट है, ये बुक में मेंशन नहीं है पर ये मैम ने बताया था। इसके बाद होता है टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। रिसर्च गैप का क्या मतलब होता है कि ये पता करना कि अभी तक उस टॉपिक के ऊपर कितना काम हो गया और अभी तक क्या काम नहीं हुआ। तो जो काम हो गया वो तो आप वापस करोगे नहीं, वो काम करना है जो नहीं हुआ, जो अभी तक अनकवर है, मतलब सॉरी जो अभी तक कवर्ड है, जिसको आप अनकवर करने जाओगे, मतलब पर्दा हटाने जाओगे उसका, ठीक है। तो वो होता है आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। गैप मतलब कि आप कहाँ पर खड़े हो, मतलब अभी तक उस पर कितना काम हो चुका है और आप कहाँ पर खड़े हो, आप क्या काम करना है, उसके बीच का गैप, तो वो आपको गैप भरना है अपने रिसर्च से, ठीक है। ये हो गया। फिर एक होता है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ये भी बुक में नहीं दे रखा। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च का मतलब होता है कि आप देखो क्या होता है रिसर्च में अपन जब एक बार घुसते हैं ना, तो क्या होता है कि आगे बढ़ते वक्त हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं, मल्टीपल चीज़ें हम पता कर सकते हैं। एक चीज़ के अंदर आप घुसे तो आप वहाँ से 1000 रास्ते निकलेंगे, आप एक के बाद एक ऐसे हर एक में जाके अपन एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अपने को पहले से अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि यार मेरे को पॉवर्टी के ऊपर रिसर्च करना है, तो पॉवर्टी को किस एस्पेक्ट में रिसर्च करना चाहता हूँ। पॉवर्टी तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पॉवर्टी के अंदर आप रिसर्च करने बैठोगे तो आप सालों लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो पॉवर्टी के अंदर किस सेक्शन पे आपको काम करना है, किस एस्पेक्ट पे आपको आप काम करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव का डिसाइड होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर कि हमारा इस रिसर्च को करने के लिए पीछे ऑब्जेक्टिव क्या, हमको क्या पता करना है अल्टीमेटली, ताकि हमारा गोल डिसाइड हो जाए कि हमको तो बस ये चीज़ें पता करनी है, इसके अलावा कोई बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा है, हमको अभी हाल फिलहाल के लिए इग्नोर करनी है। वो हम जब वापस से रिसर्च करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर तो हम वहाँ पे उनको कवर करेंगे, ठीक है। हमें क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ये चारों पॉइंट होने के बाद अगला पॉइंट आता है जो बुक में 3rd पॉइंट है और अपना 5th पॉइंट है कि डेवलप अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये थोड़ा ऐसा वर्ड लगता है, मतलब भारी सा, हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस हम लोगों को समझने में बहुत इजी लगेगा क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है क्यूटी के अंदर। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है। देखो, हाइपोथेसिस को एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो वो होता है हमारे टेंटिकल अजम्पशन। क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में? अजम्पशन का मतलब सबको पता है ना, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, हमने FM का पेपर दिया था, तो या कोई भी और क्वेश्चन में लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो हम अपने क्वेश्चन आंसर में हम अजम्पशन ले लेते हैं कि वी आर अज्यूमिंग, हम ऐसा अज्यूम मान रहे हैं कि ये चीज़ की वैल्यू ये है या ये वाली चीज़ नहीं दे रखी तो हम इसको ऐसा मान रहे हैं। तो जो चेकर होता था वो उस अजम्पशन को पढ़कर फिर हमको मार्क्स देता है कि भाई इसने ये अजम्पशन लिया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी क्वेश्चन में दी नहीं रखी, तो उस बेसिस पे हमको मार्किंग मिल जाती है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हाइपोथेसिस को काम होता है उसको बोलते हैं हम अजम्पशन लेना। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आएगा। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और ये भी बता दूँ, जैसे मैंने बताया था रिसर्च प्रॉब्लम जो फर्स्ट
इसका था वो सेकेंड यूनिट में डिटेल में दे रखा है। वैसे जो हाइपोथेसिस है ना, ये भी सेकेंड यूनिट का पार्ट है जो डिटेल में मंडे से मैम स्टार्ट करेगी, तो आप लोग पक्का ज्वाइन करें, आपको समझ में आएगा। अभी तक जो मैम ने एग्जांपल दिया था और जो मैं अपना एक एग्जांपल बना रहा हूँ, उससे समझने में आपको आसानी होगी। हाइपोथेसिस अपन अभी रिसर्च प्रोसेस को बस मोटा मोटा जान रहे हैं ऊपर से। तो हाइपोथेसिस का एग्जांपल ये मानो कि मैं एक बिल्डिंग में गया, वहाँ पर मैंने देखा यार एक कमरा है, इसमें एक फ़ैन लटक रहा है सीलिंग पर, ठीक है। वो फ़ैन रात को रोज़ 2 बजे ना अपने आप नीचे गिर जाता था। वो फ़ैन रात को 2 बजे फिक्स टाइम पे अपने आप फ़ैन नीचे गिर जाता है छत पे से, सीलिंग पे से घूमता घूमता, ठीक है। तो अब थोड़ा ऐसे हॉन्टेड फीलिंग आ रही होगी, बस में भूत का कुछ भी नहीं है। तो अब फिर हमने पता करना, हमने सोचा यार कि क्या रीज़न हो सकता है, हमको इसके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि भाई पंखा नीचे क्यों गिरा रात में, ये प्रॉब्लम हो गई। फिर हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करा, तो हमने देखा उस एरिया के आसपास ऐसे और भी कुछ केसेस हुए या पहले किसी ने रिसर्च करी, हमको पता लगा नहीं इतना कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा पहला केस है, हमने थोड़ा बहुत लिटरेचर रिव्यू कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि रिसर्च क्या है, पता कर लिया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मुझे पता लगाना है कि पंखा क्यों गिरा। अब मैं आ रहा हूँ हाइपोथेसिस के ऊपर। हाइपोथेसिस में क्या करना है, अब आप एज अ रिसर्चर आप बहुत सारे अजम्पशन लोगे। अजम्पशन कैसे लोगे, आप ये सोचोगे कि यार क्या रीज़न हो सकता है। मैंने पता करा कि यार आसपास है ना बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है रात को कोई हैवी मशीनरी चलती हो तो वाइब्रेशन होता हो, वाइब्रेशन की वजह से पंखा नीचे गिर जाता हो। ये मेरा एक अजम्पशन हो सकता है। दूसरा अजम्पशन ये हो सकता है कि ऊपर जो टेरेस है जहाँ पर नीचे पंखा लटक रहा है जिस छत पे, वहाँ पे रोज़ रात को कोई ऊपर कूदता हुआ 2 बजे, किसी को फिटनेस का शौक हो, रोप स्किपिंग कर रहा हो ऊपर, तो ये चीज़ हो सकती है। तीसरा अजम्पशन मैं ये ले सकता हूँ कि अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, कुछ ऐसे वाइब्रेशन होते हों जिस वजह से वो बोल्ट लूज़ हो जाते हैं और पंखा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अजम्पशन मिल सकते हैं, हज़ारों अजम्पशन हो सकते हैं। फिर इन अजम्पशंस में से मेरे को हर एक अजम्पशन पे काम करना पड़ेगा। इन अजम्पशंस पे काम करके फिर एक ऐसा अजम्पशन होगा जो सही साबित होगा, ठीक है। वो जो अजम्पशन सही साबित होगा वही फिर हमारा आगे जाके हमको रिसर्च को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है टू मेक टेंटेटिव अजम्पशंस so that you can further proceed with your research, ठीक है। अब हाइपोथेसिस 2 तरीके का होता है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि मैंने ये बोला कि जैसे मैम ने जो एग्जांपल दिया था इसका वो ये था कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टिजमेंट ऑन सेल, कि एडवर्टिजमेंट करने की वजह से सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को हाइपोथेसिस बनाना है, तो मैं 2 हाइपोथेसिस बना सकता हूँ। पहला हाइपोथेसिस मैं ले सकता हूँ कि एडवर्टिजमेंट का सेल पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। आजकल की जो पब्लिक है वो एडवर्टिजमेंट को देख के माल नहीं खरीदती है, ठीक है। ये पहला असम्पशन हो सकता है मेरा कि कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट नहीं है एडवर्टिजमेंट का सेल्स के ऊपर। तो ये जो अपन बोलते हैं ना नेगेटिव वे में कि कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की लैंग्वेज नेगेटिव होती है। वो बोलता है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ कोई डायरेक्टली कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। ये होती है नल हाइपोथेसिस। एक होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा, मतलब ये नहीं तो ये। तो नल हाइपोथेसिस के उल्टा होता है ऑल्टरनेटिव। वो बोलता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इफेक्ट है, ठीक है। ये होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 और ऑल्टरनेटिव को H कैपिटल A या H1 अपन डिनोट कर लेते हैं। तो देखो जब आप हाइपोथेसिस आप बना लिया आपने, एक मतलब नल बनेगी, एक ऑल्टरनेटिव बनेगी। ये होने के बाद जब आगे जाके हम हाइपोथेसिस को प्रूव करेंगे ना, बाद में स्टेप आएगा 7th या 8th नंबर का, वहाँ हमको डिफरेंट मेथड्स लगाएंगे जो हमने QT में पढ़े थे। कोरिलेशन हमने पढ़ा था, T टेस्ट, Z टेस्ट, काय स्क्वायर हमने पढ़ा था, अनोवा, ये सब पढ़े थे। ये सब हम लगाते हैं हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस जो हमने ली थी कौन सी वाली हाइपोथेसिस प्रूव सही हुई है। अगर नल हाइपोथेसिस सही साबित हो जाती है ना, वो हम टेबल वेबल पे सब वैल्यू देख के करते हैं, उसमें सिग्निफिकेंस निकालते हैं, याद होगा आपको। तो नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो ऑल्टरनेटिव वाली अपने आप रिजेक्ट हो जाती है। और अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई
तो नल वाली रिजेक्ट हो जाएगी। सिंपल समझना है कि देखो या तो इम्पैक्ट होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, तीसरी बात तो हो नहीं सकती। तो जब नहीं होगा तो मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई। अगर है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, तो नल वाली अपने आप रिजेक्ट हो गई। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा 5th पॉइंट, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। तो 2 तरह के हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, नल या ऑल्टरनेटिव। फिर हमारा पॉइंट आता है कि मेरे हिसाब से फिर हमारा पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। हाइपोथेसिस के बाद 2 पॉइंट और आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल में आगे अपनी यूनिट भी आएगी। एक होता है रिसर्च डिज़ाइन और एक होता है सैम्पल डिज़ाइन। दोनों में फ़र्क है पर लगते सिमिलर है। तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। बुक रीड करोगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि बहुत हैवी हो रहा है। हाइपोथेसिस अपन ने बना ली। हाइपोथेसिस बनाने के बाद क्या हुआ, अपने को दिमाग में बस ये आ गया कि हमको तो बस ये प्रूव करना है कि या तो इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट नहीं है। ये क्लियर हो गया। मतलब अब अपन करेंगे रिसर्च की डिज़ाइनिंग। इसका क्या मतलब होता है, एक आउटलाइन बनाना, एक दायरा डिसाइड करना, एक बाउंड्री डिसाइड करना, एक फ्रेमवर्क को डिसाइड करना कि हम जो रिसर्च का काम करेंगे ना वो इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए करेंगे। मतलब हमारे ये प्रोसेस लेंगे, हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, हम इतने टाइम में करेंगे, हमारा बजट ये रहेगा, हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स ये रहेगा। ठीक है, ये होता है डिज़ाइन, रिसर्च की डिज़ाइन को सेट करना कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, पहला। दूसरा, हमारी कॉस्ट क्या रहेगी। तीसरा, हमारे को कितना टाइम इसमें लगाना है। चौथा, हमारे मेथड्स या टेक्निक्स हम क्या यूज़ करेंगे। ये सब होता है रिसर्च की डिज़ाइन या इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क को डिसाइड करना, जिसके अंदर रहकर आप काम करोगे। ठीक है, फिर एक होता है हमारा सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है, देखो 6th पॉइंट है सैम्पल डिज़ाइन। 7th पॉइंट आएगा अपने कलेक्शन ऑफ डेटा। सैम्पल डिज़ाइन और कलेक्शन ऑफ डेटा में एक रिलेशन है। देखो क्या होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं ना तो मुझे रिसर्च करना है पॉवर्टी के ऊपर। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि मैं जब पॉवर्टी के ऊपर स्टडी करूँगा तो मेरे को कुछ लोगों के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। लोगों का रहने का तरीका, उनकी क्या इनकम है, वो किस तरह से रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं। तो उनकी पॉवर्टी के बारे में जानने के लिए मुझे लोगों के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब इतनी पॉपुलेशन है तो मैं हर एक के ऊपर तो जाके स्टडी नहीं कर सकता ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी पॉपुलेशन में से, हमने स्टैटिस्टिक्स में वर्ड बहुत पढ़ा है, पॉपुलेशन यूनिवर्स, है ना। तो उसमें से हम सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल हम कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च करेंगे, उसको बोलते हैं सैंपल डिज़ाइन। तो अब सैंपल लेना बोलने में तो इतना आसान है कि हमको सैंपल लेके उस पर करना है, लेकिन सैंपल लेने के पीछे बहुत लॉजिकली हमको सोचना पड़ता है कि सैंपल किस मेथड को यूज़ करके लिया जाए। तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका एक तो रिसर्च किस टाइप का चल रहा है। जो हमारा एक टॉपिक हमने छोड़ा टाइप ऑफ रिसर्च, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च आप समझेंगे। जैसे एनालिटिकल रिसर्च है, एक्सपोस्ट फैक्टो है, डायग्नोस्टिक रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सप्लोरेटरी है, डायग्नोस्टिक है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, डिटर्मिनिस्टिक है। तो ये टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सैम्पलिंग लेने का मेथड क्या होगा। तो अभी सैम्पल डिज़ाइन में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग सैम्पल। हम सैम्पल क्या क्या कैसे कैसे ले सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स है उसके जो डिपेंड होते हैं, जिनको आप सेलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका रिसर्च किस तरीके का आपको करना है। ठीक है, या पॉपुलेशन किस तरीके की अवेलेबल है। मैं बताता हूँ, 2 ब्रॉड कैटेगरी है। एक है प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिज़ाइन, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिज़ाइन। प्रोबेबिलिटी वाली जो होती है वो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ के सेलेक्ट होने के चांसेस इवन है। हमने सबने बचपन में पढ़ा है, एक बैग है, बैग में 10 बॉल है, 5 लाल है, 5 काली है। हमको आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड है, पट्टी बांधी, हमको है ना बॉल पिक करनी है। तो हमने हाथ अंदर डाला पोटली के अंदर, तो काली बॉल भी निकल सकती है, लाल भी निकल सकती है। तो 10 में से हर एक बॉल के पिक होने की क्या चांसेस है, 1/10। मतलब सबकी पिक होने की चांसेस क्या है, इक्वल। वो होता है प्रोबेबिलिटी। मतलब कि पॉपुलेशन में से जब आप सैंपल लोगे, वो पॉपुलेशन की हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने की चांसेस इक्वल है। कोई सी भी यूनिट सेलेक्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग।
ठीक है। मतलब आप अपना कोई बायसनेस नहीं कर सकते, उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, आप सबको बराबर चांस दिया है आपने, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी वाली, ठीक है। अब सॉरी, प्रोबेबिलिटी वाली, अब प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं बताता हूँ। एक है रैंडम सैम्पलिंग, एक है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, एक है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ऐसे बहुत सारे सैम्पलिंग के डिज़ाइन आपको बुक में मिल जाएंगे। फिर एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब कि आपका सैम्पलिंग करने से पहले ही प्री डिसाइडेड है कि आपको किस तरह का सैम्पल डेटा उठाना है, मतलब उसमें सबके सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल नहीं है। आपने पहले से बायसनेस, आपका माइंड है कि हमको इसी तरह का सैंपल उठाना है, तो ये गलत भी नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि सिचुएशन ऐसी भी होती है बहुत बार जहाँ पर आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मुझे ये देखना, मैम ने एग्जांपल दिया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट है, लाखों स्टूडेंट है, मुझे खाली रिसर्च करनी है हैंडीकैप्ड बच्चों पे जो अपाहिज है, ठीक है। तो मेरे को जब डेटा लेना होगा ना, तो मैं रैंडमली अब क्लास में से जाके थोड़ी किसी को भी उठा लूँगा कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, उसमें तो जो फिट होगा वो भी आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, जो अपाहिज है, जिनके हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, कोई आँखों से जिसकी कोई दिक्कत है, जिसकी को कोई बोलने में दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है, तो वो लोगों को मुझे सेलेक्ट करना है। तो उनकी क्वांटिटी तो मतलब उनकी स्ट्रेंथ तो कम होगी, है ना, हज़ारों में से हो सकता है 5 हो, 10 हो, 100 हो, बस। तो उन लोगों को सेलेक्ट करने के लिए हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक जाके उनको उठाना पड़ेगा डेटा। तो इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सभी डेटा के यूनिट की सेलेक्ट होने की चांसेस सेम नहीं होती है। और इसके अंदर क्या क्या तरीके के आते हैं, इसमें आता है हमारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट मतलब हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम सैंपल लेंगे, ठीक है। दूसरा हो सकता है हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग, हमने जजमेंट देख लिया, माइंडसेट बिठा लिया, हमको सैंपल इसी तरह से लेना है, क्योंकि हमारा पर्पस तभी पूरा होगा तो हम मतलब उस तरह से सैंपल उठाएंगे तो, ठीक है। इसमें एक आता है हमारा एक होता है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग कुछ था, या रेफरेंस सैम्पलिंग जिसको बोलते हैं, वो भी इसके अंदर आता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, आगे का जो भी सैंपल उठाएंगे हम पिछले वाले के बेसिस पे उठाएंगे, इसको बोलते हैं रेफरेंस या सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? जैसे एग्जांपल में हमने बताया था कि हमको ये पता करना है कि पूरे जयपुर के अंदर कितनी पान की दुकान है, पान शॉप्स है, या फिर कितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर है। तो अब उसके बारे में जानने के लिए हम रैंडमली ऐसे थोड़ी कि मालवीय नगर से 100 लोगों को उठा लिया, मतलब सैंपल उठा लिया, मतलब किडनैप नहीं, सैंपल ले लिया, या वैशाली नगर से 100 लोगों का सैंपल, ऐसा नहीं कर सकते। हमको स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, उसमें पता करना पड़ेगा कितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट से पता लगा कि उसके जान पहचान में कितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऐसे करके हम एक के बाद एक, ऐसे पान वाले के केस में हमने देखा कि मालवीय नगर में कितनी पान की शॉप है, हमको एक पान की शॉप दिखी, हमने पूछा अगली वाली कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ, उसने बोला 2 किलोमीटर। फिर वहाँ अगले वाले पे गए, उससे पूछा, उसने कहा यहाँ से 5 किलोमीटर। तो मतलब पिछले वाले के बेसिस पे हम आगे वाले पे जा रहे हैं। तो ये होता है रेफरेंस या सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें रैंडम नहीं जा सकता। तो ये सिंपल था, 2 मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। अब मैं एक एक को डिटेल में बता देता हूँ, आप बुक में रीड करना ईजी है। पहला है, मैं आ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में 3 ही है, मैंने डिस्कस कर लिया, कन्वीनियंट, जजमेंटल, और एक हमारा रेफरेंस या सीक्वेंशियल। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब रैंडमली, रैंडम का क्या मतलब होता है, कैसे भी किसी को भी उठा सकते हैं हम, किसी की भी चांस आ सकती है, लक्की ड्रॉ की तरह चिट में। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब मुझे क्लास में ये पता करना है, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट जो है वो 5.5 फीट से 6 फीट के बीच में है। सिंपल, वो बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। क्लासेस की स्ट्रेंथ 100 है, तो मैं गया, मैंने रैंडमली 10 बच्चों को उठा लिया, तू उड़ जा ऐसे करके। तो वो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आप किसी को भी आप उठा सकते हो, सबकी उठाने की चांसेस सेम है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपली आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। दूसरा होता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। वो सिंपल सिस्टमेटिक और सिंपल रैंडम था, ये सिस्टमेटिक है। फ़र्क क्या है रैंडम। इसमें क्या है कि क्लास में गया, मैंने बोला कि बॉयज़ में से मैं 5 उठाऊँगा, गर्ल्स में से मैं 5 उठाऊँगा। वही क्राइटेरिया वही है, जिनकी हाइट 5.5 फीट से 6 फीट के बीच में। तो वही पता करना है, मतलब कितने लोगों की है। तो मैंने 5 रैंडमली 5 लड़के उठा लिए, 5 लड़कियाँ उठा ली। तो ये सिस्टमेटिक हो गया कि पहले तो क्या था, 10 में
हो सकता था 10 के 10 बॉयज़ को उठा लूँ, हो सकता था 5 लड़के 5 लड़कियाँ उठा लूँ, हो सकता 7 लड़के 3 लड़कियाँ उठा लूँ। पर सिस्टमेटिक में क्या हुआ कि पहले मैंने फिक्स कर दिया 5 लड़के उठाऊँगा 5 लड़कियाँ उठाऊँगा, उठा रैंडमली रहा हूँ, किसी को भी लड़की को उठा सकता हूँ 5 में, या किसी भी लड़के को उठा सकता हूँ 5 में, ये हो गया। एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये स्ट्रेटिफाइड है। पहले सिंपल रैंडम पढ़ा, सिस्टमेटिक रैंडम पढ़ा, अब स्ट्रेटिफाइड, ये भी रैंडम है। कैसे? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि पूरा जो ऑडियंस है, ऑडियंस मतलब पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है। जैसे पहले वाले दोनों एग्जांपल में मैंने क्या बोला था कि क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लास के स्टूडेंट है, सब आपस में सेम है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फंक्शंस, उनकी ड्यूटीज़, उनकी लाइफस्टाइल वो सब सेम होगी लगभग, ठीक है। तो ये तो हम उस टाइम तो हम सिंपल या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ पर? जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस मतलब आपस में सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। जैसे एक क्लास है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्लास है, मतलब फॉरेनर पढ़ते हैं उसमें, इंडिया का कोई स्टूडेंट नहीं है। तो उसमें बहुत सारे अमेरिका के बच्चे हैं, यूएस से, बहुत सारे अफ्रीकन हैं, बहुत सारे इंडोनेशियन हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट से, ऑस्ट्रेलियन है। अब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स नहीं है, 2 ही है जो यूएस से हैं, 10 है जो नाइजीरिया से हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। अब मुझे उसमें से सैंपल लेना है, मेरे को देखना है उनकी हेल्थ के हिसाब से, मेरे को उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को सैंपल उठाना है। तो मैं ना यहाँ पर रैंडमली किसी को नहीं चूज़ कर सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उनके अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा अफ्रीका का अलग ग्रुप, अमेरिकन स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप, ऐसे मैंने डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स बना दिए, स्ट्रेटा बना दिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। उन ग्रुप्स के अंदर में से फिर मैं रैंडमली बच्चे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम भी है पर ग्रुप बनाने के बाद। 3 तरह के हमने देखा। एक होता है एरिया क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्या होता है? सिटी लेवल पे आपको सैम्पलिंग लेनी है तो आप एरिया वाइज, जयपुर का एग्जांपल लो तो मालवीय नगर एक एरिया, वैशाली नगर एक एरिया, शास्त्री नगर एक एरिया, आपका मानसरोवर एक एरिया, आपका और भी विद्याधर नगर एक एरिया। ऐसा मैंने एरिया डिसाइड कर लिया। चोमू तो अलग हो गया, मैं जयपुर का नहीं, उनको पता नहीं है, तो हमने ऐसे देख लिया। तो वहाँ से हमने फिर हम रैंडमली उठाएंगे, तो एरिया डिसाइड कर लिया, वहाँ से हमने रैंडम नंबर उठा लिया। ये हमारा क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग बोलते हैं। फिर एक होता है हमारा कोटा सैम्पलिंग, QUOTA। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप एक फ़िक्स परसेंटेज डिसाइड कर लोगे। मैंने बोला कि क्लास है 100 बच्चे हैं, मुझे 10% बच्चे उठाने हैं, मतलब कि 10% मतलब कितना हो गया? 10 बच्चे उठाने हैं। रैंडमली मैं जाके 10% उठा लूँगा हर क्लास में से। तो यहाँ पर ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह लगेगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली 10 बच्चे जो उठेंगे वो रैंडमली उठाओगे आप सिंपली। पर पहले आपने फिक्स क्या कर दिया? कोटा कितना? 10%। ऐसे में 25% भी बोल सकता हूँ मैं, 20% भी बोल सकता हूँ मैं, 30% भी। तो इसमें मेन जो वर्ड पकड़ने का वो है कोटा। कोटा मतलब एक परसेंटेज फिक्स करके आप सैम्पलिंग कर रहे हो। अल्टीमेटली है रैंडम ही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया। एक हमको देखनी है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है? इंडिया लेवल, पहले वर्ल्ड लेवल पे हमने सैम्पलिंग ली, वर्ल्ड लेवल से कॉन्टिनेंट लेवल पे है, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर हमने कॉन्टिनेंट लेवल से हम नेशनल लेवल पे हमने कहा इंडिया, मतलब एशिया में आके हमने बोला इंडिया, हमने बोला चाइना, हमने बोला पाकिस्तान, ऐसा अलग कंट्री लेवल पे। कंट्री लेवल से फिर हम स्टेट लेवल पे आए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। फिर हम आए अपने सिटी लेवल पे, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। फिर हम उससे और नीचे आया, हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो कोटा के अंदर है और भी डिस्ट्रिक्ट है वैसे 33, सॉरी राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ऐसे उसमें से कोटा के अंदर भी कुछ होंगे, तो वो फिर हम विलेज लेवल पे आए। तो मतलब एक स्टेज पे जा रहे हैं, स्टेप वाइज चल रहा है, कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज, टाउन, मतलब टाउन विलेज ऐसे। फिर सोसाइटी लेवल, कॉलोनी लेवल और घर, मतलब हाउस होल्ड लेवल तक हमने ऐसे सैम्पलिंग लिए, तो बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये था अपना सैम्पलिंग डिज़ाइन। आई होप समझ में आया होगा। फिर हम आते हैं, ये हमारा 6th स्टेप था। हमने क्या क्या देख लिया? आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम,
हमने देखा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर 2 पॉइंट ऐसे थे तो मैम ने बताया था आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है। फिर हमने देखा था हमारा हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन, फिर हमने देखा हमारा रिसर्च का डिज़ाइन, फिर हमने देखा सैम्पल का डिज़ाइन। 7 पॉइंट हो गए। अगला आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेटा कलेक्ट करना है। अब आप अल्टीमेटली आपने सब डिसाइड कर लिया, अब आपको बस प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे जाना। आप डेटा कलेक्ट करने के लिए आप निकल गए मार्केट में। आपने सब डिसाइड कर लिया, रिसर्च किस पे करना है, कैसे करना है, क्या हाइपोथेसिस प्रूव करनी है, क्या मेथड होंगे, क्या होगा, क्या कितने टाइम में करनी है, सब देख लिया। अब अल्टीमेटली डेटा आप उठाने जा रहे हो। तो डेटा उठाने के बहुत सारे मेथड हैं। जैसे आप डेटा ऑब्जर्वेशन से उठा सकते हो। ये बुक से पढ़ रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो, ये पेज नंबर है बुक का 17 पेज, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर आप डेटा उठा सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब बस ऑब्जर्व करके आपने डेटा उठा लिया, देख कर, कि आपको जिस तरह का डेटा चाहिए आपने खुद ने देख कर उठा लिया। फिर एक होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू लेकर, आपने लोगों को जाके पर्सनल इंटरव्यू अपॉइंटमेंट दे के उनसे फिर उनका डेटा उठाया, एक तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, आपने रैंडमली कॉल करके आपने डेटा ले लिया, इनपुट ले लिया, ठीक है, टेलीफोन पे हो सकता है। एक होता है मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत कभी किसी ने कुछ बनाया होगा तो प्रोजेक्ट के अंदर अपने स्कूल में या कॉलेज में क्वेश्चनर अपन बनाते हैं कि 10 क्वेश्चन बना दिया अपन ने। चलो आपको इसको इजी समझाता हूँ। आपके सबके स्कूल में या कॉलेज में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा ना कि टीचर के बारे में बताओ कि टीचर से पढ़कर कैसा लगा आपको, टीचर अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है ना, या आपको अपने क्या सजेशन देने, ये सब ने करा होगा कभी ना कभी। तो एक तरह का क्वेश्चनर की तरह होता है। क्या होता है कि पहले से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए रहते हैं, आपको क्या करना है, लोगों के बीच में क्वेश्चनर को बांटना है, लोग उसको फिल करके देंगे, फिर वो फिल करके जो देंगे उससे आपको डेटा मिलेगा, प्राइमरी डेटा। उस प्राइमरी डेटा को बाद में आप टेबल बनाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, फिर कंक्लूजन निकालोगे। ये होता है मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि क्वेश्चनर बनाकर लोगों को मेल करा जाता था, ठीक है। पर अब तो क्या इसे गूगल फॉर्म आ गए हैं, है ना, ऑनलाइन है, आप कहीं पे भी लिंक शेयर कर सकते हो, ऐसे आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। ये मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रीड करना, आपको समझ में आएगा, और सबने पढ़ा हुआ है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि अपना वीडियो 1 घंटे का होने वाला है। फिर है हमारा थ्रू शेड्यूल। शेड्यूल का क्या मतलब होता है, ये एक तरह का क्वेश्चनर की तरह है, पर क्वेश्चनर जो होता है वो वैसे लोगों को दिया जाता है जो लिटरेट है। जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिए 10, मैं चला गया सिटी मॉल के अंदर, मॉल है, मॉल के अंदर चला गया, वहाँ लोगों को रैंडमली मैंने कहा भैया ये फॉर्म भरो, ये भरो, ये भरो, ऐसे क्वेश्चनर बांट दिए 100 लोगों को, उनसे उन्होंने भर के दे दिया, मैंने डेटा कलेक्ट कर दिया। पर अगर जो लोग बाकी वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैसे भरेंगे, तो उसके केस में हम करते हैं शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल बना के मतलब एक तरह का क्वेश्चनर बनाते हैं, पर फिर हम अपने जो, या तो हम खुद पर्सनली या हमारे कुछ ऑफिस का स्टाफ होता है जिसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं, सॉरी इसको एन्यूमरेटर बोलते हैं। अच्छा मैं बता दूं, जो क्वेश्चनर है जो भरते हैं ना वो लोगों को बोला जाता है रिस्पोंडेंट, जो उसका रिस्पॉन्स देंगे। अब जो शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, तो शेड्यूल में हम लोग या तो खुद पर्सनली या फिर हमारा कोई ऑफिस का स्टाफ होगा या एन्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, बुक के अंदर वर्ड रखा है, तो वो लोग क्या होता है, हम लोग जाएंगे उनके पास पर्सनली, लोगों के पास जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बोलेंगे हम ऐसे ऐसे हम सैंपल ले रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप है ना बताओ इसको भरो। बोलेगा मेरे को तो पढ़ने ही नहीं आता, तो हम बोलेंगे ठीक है, हम आपको पढ़ के बोल रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, हम आपकी बिहाफ पे इसको फिल कर देंगे। तो वो होता है शेड्यूल। तो शेड्यूल और क्वेश्चन में फ़र्क ये होता है, क्वेश्चन लिटरेट लोगों को देते हैं, वो अपने आप भर देते हैं। शेड्यूल में हम लोग खुद जाके उनके बिहाफ पे भरते हैं, हमारा कोई ऑफिस का स्टाफ होता है वो भरता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कम यूज़ में आता है, और इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड है, ठीक है। क्वेश्चनर को आप कहीं पे भी भेज सकते हो, टाइम भी कंज्यूम कम होता है, बहुत सारी चीज़ें, कॉस्ट भी कम लगती है, तो वो इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है बहुत बार। ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद अगला होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। डेटा कलेक्ट करने के बाद अब आप डायरेक्टली आपने जिस बेसिस के लिए रिसर्च स्टार्ट करी थी ना, आपको भी डेटा आ गया, तो आप डेटा का आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे। मतलब आप उसके लिए अब अल्टीमेटली आपके पास सब चीज़ें हो चुकी है, आप उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। कैसे क्या काम करना स्टार्ट कर दोगे आप, सबसे पहले तो डेटा को आप एडिट करोगे, जो डेटा आया, डेटा को एडिट करने के बाद डेटा की कोडिंग करोगे। डेटा की कोडिंग करोगे मतलब उसको जमाओगे, आपको किस तरह से डेटा चाहिए, क्या क्या एक्स्ट्रा आ गया उसको हटाओगे, ठीक है। ये सब आप करोगे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में।
फिर आता है हमारा अगला स्टेज एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब बोले डेटा आपने सब जमा लिया, अच्छे से कर लिया, आप उसको बैठ के एनालाइज करो, उसको सोच रहे हो, उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो कि डेटा का कंक्लूजन क्या निकला। हमने एग्जांपल लिया था ना कि एडवर्टीजमेंट का सेल पर इम्पैक्ट है या नहीं है। हमने 2 हाइपोथेसिस बनाई थी, नल और ऑल्टरनेट। नल में हमने बोला था इम्पैक्ट नहीं है, ऑल्टरनेट में बोला था इम्पैक्ट है। अब डेटा आ गया, हमने सब देख लिया था, लोगों से पूछ के, फिर डेटा आ गया, डेटा का हमने सॉर्टिंग कर लिया, हमने एडिट कर लिया, हमने कोडिंग कर लिया। अब उसका एनालिसिस कर रहे हैं, टेबुलेशन बना रहे हैं, उसका सोच रहे हैं उसके बारे में, उस टेक्निक्स लगा के। तो अब हम अल्टीमेटली हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि इम्पैक्ट है या नहीं है। तो वो सब एनालिसिस का पार्ट होता है। आप डेटा को स्टडी करोगे, समझोगे उसके बारे में कि डेटा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। एनालिसिस डेटा होने के बाद हमारा अगला होता है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। डेटा को आपने समझ लिया अच्छे से, अब आपको ये पता लग गया कि आपको किस तरह की टेक्निक यूज़ करनी है उस डेटा के ऊपर। आपका डेटा आपने सॉर्ट कर लिया, जमा लिया। अब ये जब हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाई थी तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि क्या क्या टेक्निक लगाने वाला है, ठीक है, कि कोरिलेशन लगाना है, रिग्रेशन लगाना है, काय स्क्वायर लगाना है, हमको अनोवा लगाना है, जैसा भी डेटा होगा उसके हिसाब से। तो आप हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करोगे, जो कि हमने QTMS का प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ा हुआ है। वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट होता है, जो अपन Z स्कोर निकालते थे, याद है, F टेस्ट, T टेस्ट, वो सब नहीं लगता एक साथ, जैसे डेटा वैसी टेक्निक। फिर लास्ट होता है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, या इसको एक तरह से बोल सकते हैं हमारा कंक्लूजन या हमारा इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है, आपने पूरी स्टडी कर लिया, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लिया, या तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या ऑल्टरनेटिव, जो भी एक्सेप्ट हुई आपने उसको पूरा रिकॉर्ड करा कि इस तरह से आपने प्रोसेस लगाया, सब चीज़ें करी, टेक्निक क्या लगी क्या नहीं, सब पूरा रिकॉर्ड करा। अब आप अपनी रिसर्च की रिपोर्ट बनाने जा रहे हो। अल्टीमेटली फाइनल स्टेज पर अपन आ गए कि हम रिसर्च की रिपोर्ट जनरेट करने जा रहे हैं, जो कि हम पब्लिश करेंगे। उसमें आप सारी चीज़ें बताओगे कि हमने कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, हमने क्या क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर करा, हमने कैसे रिसर्च गैप निकाला, हमने क्या हमारे ऑब्जेक्टिव थे, हमने किस तरह से हमने हाइपोथेसिस बनाई, फॉर्मुलेट करी, फिर हमने कैसे डेटा कलेक्ट करा, हमने क्या रिसर्च डिज़ाइन थी, क्या सैम्पल डिज़ाइन थी, क्या हमारा डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स थी, वो सब करने के बाद कौन सा टेस्टिंग लगाई, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कौन सी हुई, रिजेक्ट कौन सी, ये सब आपको पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। उसमें अपना इंटरप्रिटेशन दोगे, जो कि इस तरह से दोगे कि जो जनरल आदमी भी है ना, जो उस फील्ड से थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता हो, वो उसको समझ पाए। मतलब एक्चुअली आप एक तरह से समझो कि जैसे आप अपनी एक थ्योरी जनरेट करने जा रहे हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो अभी तक नई है, इसके बारे में किसी को पता नहीं, तभी तो रिसर्च बोल रहे हैं। तो आप अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करने जा रहे हो, और वो रिपोर्ट को आप इस तरह से जनरेट करोगे जनरलाइजेशन वे में कि सबको समझ में आ जाए, और अल्टीमेटली आप रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लोगे, उसको पब्लिश करने के लिए आप डाल दोगे। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें पता लग जाता है कि रिपोर्ट जेन्युइन है या नहीं है, वो रिसर्च वाले लोगों के पास होता है, जहाँ से फिर अपनी PhD और सब अलॉट होती है, अपने को अवार्ड होती है, तो वो अल्टीमेटली रिसर्च पेपर अपना बन जाता है। तो ये स्टेप थे आपके रिसर्च के प्रोसेस के। तो हमारा लगभग 1 घंटा हो चुका है, और मेजरली हमने क्या क्या देख लिया। देखो फर्स्ट मिनट में मैं फटाफट से रिकॉल कराता हूँ। हमने देखा मीनिंग ऑफ रिसर्च, टू अनकवर द हिडन ट्रुथ, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में, पर लोगों को पता नहीं है, तभी पता लगेगा जब रिसर्च करके आप नई चीज़ निकालोगे। दूसरा हमने देखा था उसका ऑब्जेक्टिव है सिग्निफिकेंस, 3 मतलब एक ऑब्जेक्टिव देखे थे, एक सिग्निफिकेंस देखे थे, वो बहुत ईजी था। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिसर्च, वो मैंने बताया नहीं, आप खुद एक बार रीड करना। उसके अराउंड 20 से 22 तरह की रिसर्चेज है। लर्न करने के लिए मैं आपको लर्न करा दूँगा, उनके नाम एक ट्रिक है, ठीक है, ग्रुप में डाल दूँगा। एक होता है हमारा लास्ट हमने देखा रिसर्च का प्रोसेस। रिसर्च का प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आने वाली जो यूनिट है, सेकंड यूनिट जो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से एक टॉपिक रिसर्च प्रॉब्लम जो डिटेल में डिफाइन मैडम ने कर चुका है, आज वो क्लास में हो चुका है। अगला टॉपिक उसमें हाइपोथेसिस है, वो होगा। और आगे की जो भी यूनिट है उसमें रिसर्च प्रोसेस की ही जो स्टेप्स हमने पढ़े ना, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, और हमने देखा कलेक्शन ऑफ डेटा, यही सब आगे यूनिट्स है अपनी। तो रिसर्च के प्रोसेस को 10 पॉइंट को फिंगर पे अपने याद रहने चाहिए। एक बार और रिवाइज करा दूंगा अभी वीडियो से पहले। ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। अब रिसर्च के प्रोसेस मेरे साथ आप बोलो। पहला आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, किसके ऊपर रिसर्च करना है। दूसरा हमने देखा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बारे में जो भी डेटा अवेलेबल टेक्स्ट है वो पढ़ना है। तीसरा हमने देखा आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप, मतलब अभी तक उस पर क्या काम नहीं हुआ। चौथा हमने देखा डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मतलब हम स्पेसिफिकली किस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं। फिर हमने देखा हमारा हाइपोथेसिस का डेवलपमेंट, फिर हमने देखा हमारा रिसर्च डिज़ाइन, फिर हमने देखा हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन, फिर हमने देखा अपना सैम्पलिंग डिज़ाइन के बाद हमने कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर अपनी रिसर्च की रिपोर्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं सेकंड यूनिट की वीडियो बनाऊंगा। और रेगुलर क्लासेस आप लोग ज्वाइन करें। ये
इसलिए डाला ताकि आप लोगों को एक वो हिचक नहीं आए क्लास ज्वाइन करने में। आपका ये टॉपिक करा हुआ है, कल मंडे से सेकेंड यूनिट हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो मैम स्टार्ट करेगी। बाय।